आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का यूनिट 6 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पूरी वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को पेपर में मिलने वाले हैं। इन्हीं थ्योरी से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यूनिट 6 के पार्ट 1 से पहले हमने यूनिट 5 पढ़ा था, जिसमें हमने हर्षवर्धन और राजपूत राज्यों के उदय के बारे में पढ़ा था। यूनिट 6 में मुख्य रूप से हमें भारत में सामंतवाद पढ़ना है और इसकी क्या भूमिका रही है ये पढ़ना है। तो यूनिट 6 के पार्ट 1 पर हम क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे, और पार्ट 2 और पार्ट 3 पर भी हम सामंतवाद से रिलेटेड ही पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे ये सब देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, या सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। यूनिट 6 में हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, भारत में सामंतवाद पढ़ना है। और पार्ट 1 पर हम पढ़ेंगे भारत में सामंतवाद को उदय, इसकी विशेषताएं, सामंतवाद की प्रकृति और सामंतवाद में किस इतिहासकार का क्या योगदान रहा इस सामंतवाद को समझाने में, ये भी जानेंगे। पार्ट 2 पर हम पढ़ेंगे सामंती प्रशासन, यानी सामंतवाद का प्रशासन कैसा था, इसका समाज और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब हम पार्ट 2 पर जानेंगे। पार्ट 3 पर हम सामंतवाद का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे और सामंतवाद का पतन कैसे और क्यों हुआ ये भी देखेंगे। भारत में सामंतवाद हमारी सभी यूनिट का सबसे छोटा पार्ट मान के चलिएगा आप लोग, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमने जितना भी पढ़ा है, जैसे यूनिट 1 से लेके हमने यूनिट 6 तक पढ़ा है, यूनिट 5 तक पढ़ चुके हैं, तो उनमें हमने लगभग सामंतवाद के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर के लिए मोस्ट एक्यूरेट हो और हमारे पेपर में अच्छा स्कोर करा सके। अब देखिए भारत में सामंतवाद, तो जैसे ही गुप्त काल समाप्त होता है, हर्षवर्धन काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, भारत में सामंतवाद की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, कैसे शुरुआत हुई सबकी आ जानेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भूमि अनुदान यानी भूमि दान देने की प्रथा, स्थानीय शक्तियों का उदय, छोटे छोटे सामंतों का उदय, कृषि का विस्तार और प्रशासन के स्थानीयकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की जैसी प्रक्रियाएं तेज हुई। इतिहासकारों ने इन परिवर्तन को समझाने के लिए भारतीय सामंतवाद या फेडरलिज्म इन इंडिया की अवधारणा का प्रयोग किया है। भारतीय परिस्थितियों में इसकी अपनी विशेषताएं हैं और इतिहासकारों के बीच इसके स्वरूप को लेकर मतभेद भी रहे हैं। आगे देखिए दिया हुआ सामंतवाद का सामान्य अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। सामंतवाद शब्द सामान्यतः ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें भूमि, स्थानीय सत्ता और राजनीतिक अधिकार कुछ प्रभावशाली वर्गों के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं तथा शासक और स्थानीय शक्तियों के बीच अधीनता, सेवा और अधिकारों का संबंध विकसित होता है, उसे सामंतवाद कहते हैं। तो सामंतवाद में क्या होता है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होती है, इसका जो केंद्र होता है वह समाज के कुछ प्रभावशाली वर्गों के हाथ में हो जाता है और उन्हीं प्रभावशाली वर्गों और शासक के बीच अधीनता, सेवा और अधिकारों का संबंध विकसित होता है, उसे ही सामंतवाद कहते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, भारतीय संबंध में सामंत शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय अभिलेखों में विभिन्न अर्थों में मिलता है। प्रारंभ में सामंत का अर्थ किसी शक्तिशाली राजा के अधीन रहने वाले स्थानीय शासक या अधीनस्थ प्रमुख से हो सकता था। बाद में अनेक सामंतों को सैन्य एवं प्रशासनिक एवं राजस्व संबंधी अधिकार भी प्राप्त होने लगे थे। इसलिए भारतीय सामंतवाद को केवल जमींदार की व्यवस्था कहना उचित नहीं है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले भूमि अनुदान दिया था राजाओं ने। क्षेत्रीय जो वर्ग होते थे, मजबूत वर्ग, उनको भूमि अनुदान दिया, तो वह धीरे धीरे उनके स्थानीय अधिकारों का विस्तार हुआ, और जब उनके स्थानीय अधिकारों का विस्तार हुआ, साथ में राजा ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी किया था, अधिकारियों को पद देकर, या कर की व्यवस्था भी लागू की थी। जो स्थानीय शासक होंगे या जो सामंत होंगे वो क्या करेंगे, कर या अपनी सैन्य शक्ति भी रख सकते हैं। इससे राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। आगे देखिए भारतीय सामंतवाद की अवधारणा। तो भारतीय सामंतवाद की अवधारणा मुख्यतः प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है जिसमें भूमि अनुदान बढ़ा, स्थानीय शक्तियों का महत्व बढ़ा, केंद्रीय सत्ता की प्रत्यक्ष पकड़ कुछ क्षेत्रों में कमजोर हुई, कृषकों पर स्थानीय प्रभावों का प्रभाव बढ़ा, कृषि का विस्तार हुआ, प्रशासन का स्थानीयकरण हुआ और अनेक क्षेत्रीय राजवंशों तथा सामंतों का
उदय हुआ। इन सभी को समझने की प्रक्रिया होती है। इसे ही भारत में सामंतवाद की अवधारणा कहा गया है, याद रखना। इस प्रकार भारतीय सामंत को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में समझने अधिक उचित है, ना कि एक ऐसी निश्चित व्यवस्था के रूप में जो पूरे भारत में एक समान थी। अर्थात भारतीय सामंतवाद अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती थी। किसी क्षेत्र में स्थानीय शासक बड़े शासक के अधीन हो सकते थे और किसी क्षेत्र में बड़े शासक के नीचे कुछ अधिकारी होते थे या कुछ शक्तिशाली वर्ग होते थे। इस प्रकार से कहीं सेना रख सकते थे, कहीं सेना नहीं रख सकते थे, कहीं केवल भूमि दान होती थी तो कहीं कर वसूली और राजस्व की व्यवस्था भी लागू थी। तो पूरे भारत में सामंतवाद एक जैसा नहीं था, पूरे भारत में असमान रूप से वितरित था। भारत में सामंतवाद का उदय देखते हैं। गुप्त काल के बाद भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे, क्योंकि गुप्त काल के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा हो। इसी वजह से केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, भूमि अनुदान की प्रथा भी यहाँ पे बढ़ने लगी थी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय शक्तियां अधिक प्रभावशाली भी बनने लगी थी। इन परिस्थितियों ने भारत में सामंतवादी व्यवस्था के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की, याद रखना। आगे देखिए दिया हुआ है गुप्तोत्तर काल की परिस्थितियां। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सामंतवाद की व्यवस्था को फलने फूलने में। भारत में सामंतवाद के विकास को समझने के लिए गुप्तोत्तर काल, विशेषकर लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी की परिस्थितियों को समझना आवश्यक हो जाता है। जैसे ही गुप्त साम्राज्य यहाँ पे कमजोर हुआ था, उसके बाद उत्तर भारत में कोई ऐसी अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति नहीं बची थी जो लंबे समय तक शासन कर सके या पूरे क्षेत्र को समान रूप से प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सके। और अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय शक्तियां यहाँ पे उभरने लगी थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। इस समय राजनीतिक स्थिति में बड़े साम्राज्यों का विघटन होने लगा था, यानी बड़े साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगे थे और छोटे राज्यों का उदय होने लगा था। जब छोटे राज्यों का उदय होगा तो स्थानीय शासकों की शक्ति में वृद्धि होगी, स्थानीय शासक भी बढ़ेंगे और अधीनस्थ शासकों और सामंतों का विस्तार भी बढ़ेगा। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही अचानक पूरे भारत में सामंतवाद स्थापित हो गया या एक क्रमिक और क्षेत्रीय प्रक्रिया थी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि गुप्त साम्राज्य के साथ साथ भी सामंतवाद उदय हो रहा था। इसके पतन के साथ ही अचानक पूरे भारत में सामंतवाद स्थापित नहीं हुआ था। गुप्त साम्राज्यों का ही शासन कुछ हद तक ज्यादा ही केंद्रीकरण नहीं था, मौर्य साम्राज्य की तरह, ये भी याद रखना होगा हमें। भूमि अनुदान की बढ़ती परंपरा सामंतवाद के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय सामंतवाद के विकास में भूमि अनुदान को महत्वपूर्ण माना गया है। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनुदान को सामान्यतः ब्रह्मोदय या अग्रहार जैसे नामों से जाना जाता है। तो आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है ब्रह्मदेय या अग्रहार क्या है, तो राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनुदान को ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता है। धार्मिक संस्थाओं तथा मंदिरों को दिए गए अनुदान भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। कुछ भूमि अनुदान में केवल भूमि ही नहीं बल्कि उससे प्राप्त होने वाले कर और अन्य राजस्व अधिकार भी प्रदान किए जाते थे। इससे अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली हो जाते थे धीरे धीरे करके। अब आगे देखिए दिया हुआ है भूमि अनुदान के क्या परिणाम निकले, तो नई भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने में सहायता मिली। जैसे राजा ने किसी क्षेत्रीय शासक या क्षेत्रीय सामंत को भूमि दी तो उस नई भूमि में कृषि उपयोग होने लगी थी। इसी प्रकार जंगल और सीमांत क्षेत्रों में कृषि का विस्तार भी हुआ। ब्राह्मण तथा अनुदान ग्राहियों का ग्रामीण समाज में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया, क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा थी या कृषि योग्य भूमि ज्यादा थी। स्थानीय शक्तियों का आर्थिक आधार भी मजबूत हुआ। राजा और ग्रामीण समाज के बीच मध्यस्थ शक्तियां बढ़ी और कुछ क्षेत्रों में प्रशासन और राजस्व संग्रह का स्थानीयकरण भी हुआ। भूमि अनुदान के ये सारे परिणाम निकले। आगे देखिए दिया हुआ आर एस शर्मा इतिहासकार यहाँ पे प्रमुख हो जाते हैं। इन्होंने प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भूमि अनुदानों के इस विस्तार को सामंतीकरण की प्रक्रिया से विशेष रूप से जोड़ा है। आर एस शर्मा की पुस्तक का नाम भी याद रखना, इंडियन फेडरलिज्म पुस्तक है इनकी। इन्होंने भारत में सामंतवाद को 300 से 1200 ईस्वी तक के बीच में समझाया है। इसी ईस्वी के बीच में इन्होंने भूमि अनुदान और उससे विकसित सामाजिक आर्थिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन इंडियन फेडरलिज्म में किया है। किसने? आर एस शर्मा ने किया है। आर एस शर्मा सामंतवाद के प्रमुख इतिहासकारों के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए राजनीतिक विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। सामंतवाद के विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राजनीतिक विकेंद्रीकरण थी और यह कारण भी रहा सामंतवाद के उदय का। विकेंद्रीकरण का सरल अर्थ होता है राजनीतिक शक्ति का केवल केंद्रीय राजा के हाथों में न रहकर विभिन्न स्थानीय शक्तियों में बंट जाना राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक स्थानीय शासक बड़े राजाओं के अधीन रहते हुए भी अपने क्षेत्रों में पर्याप्त अधिकार रखते थे। ऐसे अधीनस्थ शासकों
और प्रमुखों के लिए सामंत, महासामंत और मंडलेश्वर आदि पदों का प्रयोग अलग-अलग क्षेत्रों में और कालों में मिलता है। यहाँ पे सामंत देखिए आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिपति यानी जो बड़ा राजा होता था उसको सैन्य सहायता देते थे, कर या भेंट और राजनीतिक समर्थन भी प्रदान करते थे। इसके बदले उन्हें स्थानीय प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त हो सकते थे। इस प्रकार राजा और स्थानीय शासकों के बीच केवल शासक और प्रजा का संबंध नहीं था, बल्कि अधिपति और अधीनस्थ शक्ति का संबंध भी बनता गया। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न इतिहासकारों के मत देखेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म होगा यूनिट 6 का पार्ट 1। फिर पार्ट 2 हम देखेंगे और पार्ट 3 भी इसी प्रकार छोटे छोटे पार्टों में हमारा खत्म हो जाएगा। विभिन्न इतिहासकारों के मत भारतीय सामंतवाद को लेकर इतिहासों में पूर्ण सहमति नहीं बनी है, इसलिए इसे एक इतिहास लेखन संबंधी बहस के रूप में समझना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं, 2-3 इतिहासकारों का हम मत देखेंगे और पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारतीय सामंतवाद में विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं, उनके नाम के साथ विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर एस शर्मा का मत, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय सामंतवाद में। आर एस शर्मा भारतीय सामंतवादी अवधारणा के सबसे प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार लगभग 300 से 1200 ईस्वी के बीच भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हुई जिन्हें सामंतीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। इनके अध्ययन में विशेष महत्व है, देखिए क्या क्या है, भूमि अनुदानों की वृद्धि, अनुदान ग्राहियों के अधिकार, कृषकों पर बढ़ते नियंत्रण, स्थानीय प्रभुओं का विकास, प्रशासन का स्थानीयकरण, नगरों और लंबी दूरी के व्यापार में कुछ क्षेत्रों में गिरावट, सिक्कों के प्रचलन में कमी और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति, ये सभी भारतीय सामंतवाद के उदय के कारण बने हैं। किसके अनुसार है? तो ये आर एस शर्मा के अनुसार है, याद रखना। ये आर एस शर्मा के मत है और इनके अध्ययन में विशेष महत्व भी है, याद रखना। फिर दूसरे इतिहासकार आते हैं डी डी कोशाम्बी हैं, इनका भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, याद रखना। तो डी डी कोशाम्बी ने भारतीय इतिहास में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को उत्पादन, कृषि विस्तार और सामाजिक संरचना में परिवर्तन के समर्थन में समझने पर जोर दिया है। डी डी कोशाम्बी के दृष्टिकोण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार और स्थानीय शक्तियों के विकास को महत्वपूर्ण माना गया है। इनके दृष्टिकोण बाद के सामंतवादी संबंध विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले महत्वपूर्ण प्रयासों में माना जाता है। डी डी कोशाम्बी का इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन बहुत योगदान माना जाता है। बस आपको इतना थोड़ा थोड़ा याद रख लेना इसमें बस। फिर आते हैं हरवंश मुखिया। हरवंश मुखिया ने भारतीय सामंतवाद की अवधारणा पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने यह तर्क दिया है कि यूरोपीय सामंतवाद की विशेषताओं को सीधे भारतीय समाज पर लागू करना उचित नहीं है। हमारे सिलेबस में देखिए यूरोपीय सामंतवाद वैसे तो है नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ याद रख लेना है। इन्होंने कहा था यूरोपीय सामंतवाद की विशेषताओं को सीधे भारतीय समाज पर लागू करना उचित नहीं है। इनका प्रसिद्ध लेख था वेयर इज फेडरलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये वाला कथन इन्होंने क्यों दिया था? तो याद रखना, इन्होंने आर एस शर्मा की मत की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए ये कथन दिया था। इन्होंने सवाल उठाया था कि यूरोपीय अर्थ में भारत सामंतवाद मौजूद था या नहीं, इस पर इन्होंने प्रश्न उठाया था और 1981 में उठाया था। भारतीय सामंतवाद की बहस में ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ये लेख याद रखना। इस बहस में उन्होंने यूरोपीय मॉडल और भारतीय परिस्थितियों के बीच अंतर पर विशेष जोर दिया है। मुखिया के अनुसार यानी इनके अनुसार भारतीय कृषक समाज और भूमि संबंधों को यूरोपीय सर्फडम यानी कृषि दास्ता के आधार पर पूरी तरह समझना कठिन है। ये किसने कहा था? तो हरवंश मुखिया ने कहा था। इसलिए भारतीय सामंतवाद शब्द का प्रयोग करते समय भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 6 का पार्ट 1 समाप्त होता है और यूनिट 6 का पार्ट 2 भी इसी तरह बहुत छोटा होने वाला है और पार्ट 3 भी। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको पेड मिलेगा, फ्री में पीडीएफ नहीं है, तो फ्री के लिए मैसेज ना करें। बहुत कम फीस में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।